राहुल गांधी के जिम्मेदारी लेने से ऑपरेशन ब्लू स्टार का दर्द और दंश मिट जाएगा? आखिर वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या, जो 41 साल बीत जाने के बावजूद एक भूतिया साई की तरह कांग्रेस के सामने आ खड़ा होता है? नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक घटना ने पंजाब के हालात को बदल दिया, पंजाब में आतंकवाद को चरम पर पहुंचा दिया और उस एक ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। आज राहुल गांधी को अगर ये कहना पड़ रहा है कि 80 के दशक में पंजाब में जो हुआ वो गलत था, हालांकि कांग्रेस की गलतियां तब की हैं जब मैं वहां नहीं था, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में जो कुछ भी गलत हुआ है मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। 5 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार कांग्रेस के दामन पर एक बड़े धब्बे की तरह है। राहुल गांधी उस धब्बे को अपनी जिम्मेदारी से पोंछना चाहते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर जो शब्द छप जाते हैं वो सुनहरे हो या दागदार कभी मिटते नहीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अजीब संयोग है कि पंजाब का सवाल गुलामी के दिनों में तब उठा था जब कांग्रेस के अध्यक्ष इंदिरा गांधी के दादाजी यानी कि मोतीलाल नेहरू थे। यानी ये मामला राहुल गांधी की दादी के दादा तक जाता है। यानी ये मामला 5 पीढ़ी पहले शुरू हुआ था, जो आज भी राहुल गांधी के सामने जब तब खड़ा हो जाता है। 1928-29 में कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तब पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बड़ी शिद्दत से मोतीलाल के ठीक बाद कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे उठाया। जब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा तो उसका विरोध 3 लोगों ने किया। एक तो मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे दलित नेता BR आम्बेडकर और तीसरे शिरोमणि अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह सिखों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों ने इस मांग को हवा दी, लेकिन उस हवा में इतना दम नहीं था कि चिंगारी को भयानक आग में तब्दील कर सके। लेकिन नए नए देश पर फफोले तो पड़ ही सकते थे। इसी संघर्ष के बीच 1947 में देश आजाद हो गया। जिस पंजाब के लिए मास्टर तारा सिंह अलग राज्य की मांग कर रहे थे, वो पंजाब भी देश की तरह बट गया। एक हिस्सा भारत में आया, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान के हिस्से से ट्रेनों में भर भर के जिनकी लाशें हिंदुस्तान में आ रही थी, उनमें सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सिख भी थे। इसके बाद पंजाब को अलग देश बनाने की मांग तो धीमी हो गई, लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग की, क्योंकि तब के पंजाब में हरियाणा भी आता था और हिमाचल प्रदेश भी। 1950 में जब संविधान लागू होने के साथ ही राज्य पुनर्गठन आयोग बना, तो भाषा के आधार पर सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। लेकिन इससे पंजाब शांत नहीं हुआ। पंजाब धधकता रहा। अलग राज्य के लिए विरोध प्रदर्शन होते रहे। अक्सर वह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाते थे। 1966 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया। सिखों के प्रभाव वाला क्षेत्र पंजाब हो गया, जबकि बाकी 2 राज्यों में एक दिल्ली से सटा हरियाणा बना और दूसरा हिमालय की गोद में स्थित हिमाचल प्रदेश। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा दोनों की दावेदारी रही। इस दावेदारी को इंदिरा सरकार ने भी शह दी। इस तरह चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी बना। इस बंटवारे से या कहें कि चंडीगढ़ पर दावेदारी को लेकर शिरोमणि अकाली दल को 1967 के चुनाव में फायदा मिला। हालांकि कांग्रेस तब भी सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसे कुल 104 सदस्यों वाली विधानसभा में 48 सीटें मिली थी, जबकि अलग देश की मांग करने वाले मास्टर तारा सिंह वाले अकाली दल को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। गैर कांग्रेसी दलों में सबसे बड़ा घटक संत फतेह सिंह ग्रुप वाला अकाली दल था, जिसने 24 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खिलाफ दूसरे दलों की लामबंदी ने संत फतेह सिंह ग्रुप के अकाली दल के नेता गुरनाम सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। हालांकि बाद में इसका फायदा कांग्रेस को मिला। 1972 में कांग्रेस जब सत्ता में आ गई तो अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग कर दी। उसी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के समर्थन के साथ जनरल सिंह भिंडरावाले का उदय हुआ। भिंडरावाले के बारे में कहा जाता है कि शिरोमणि अकाली दल को कंट्रोल करने के लिए उन्हें कांग्रेस ने शह दी, लेकिन जल्दी ही भिंडरावाले कांग्रेस के नियंत्रण से बाहर हो गए।
उनका सशस्त्र विद्रोह और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उनकी मौजूदगी से 1984 के मई के आखिरी दिनों में ऐसी स्थिति बनी कि 5 जून 1984 को पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिसमें भिंडरावाले मारे गए। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी पर विस्तार से बात करते हैं। वैसे तो इस ऑपरेशन के कई किरदार थे, लेकिन मुख्य किरदार दो ही थे। एक तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरे रूढ़िवादी सिखों के संगठन दमदमी टकसाल के 14वें प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरावाले। दोनों में ऐसी ठनी कि 1984 में 5 महीने के भीतर ही दोनों मारे गए थे। 5 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त में भिंडरावाले की लाश मिली थी, तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने कर दी थी, जबकि भिंडरावाले को आगे बढ़ाने में इंदिरा गांधी का भी हाथ माना जाता है। यह हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले भिंडरावाले के बारे में जान लीजिए। भिंडरावाले का जन्म फरीदकोट जिले के रोडे गांव में एक जाट सिख परिवार में 2 जून 1947 को हुआ था। उनके परिवार की माली हालत बहुत खराब थी। हालांकि जरनैल सिंह का परिवार दमदमी टकसाल से काफी पहले से जुड़ा हुआ था, जिसकी वंशावली सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी है। पंजाब के पत्रकार दलबीर सिंह ने अपनी किताब नेदियों दीथे संत भिंडरावाले यानी कि संत भिंडरावाले को करीब से देखा में भिंडरावाले का एक किस्सा लिखते हैं। भिंडरावाले के परिवार में जब जमीन और मवेशियों का बंटवारा हुआ तो उन्हें सबसे खराब हिस्सा मिला। एक बार सर्दियों में जब उनके मवेशियों का चारा खत्म हो गया तो भिंडरावाले ने अपने भाई जगजीत सिंह के गन्ने के खेत से उसके पत्तों का एक बंडल उठाकर अपने मवेशियों के सामने रख दिया, लेकिन तभी जगजीत सिंह ने आकर उन्हें रोक दिया और अपमानित किया और कहा कि मेरे सूखे पत्ते मेरे खेत में बिखेर दो। भिंडरावाले ने वैसा ही किया। वही भिंडरावाले जब 30 साल की उम्र में दमदमी टकसाल के प्रमुख बन गए तो उनका भाई जगजीत सिंह दरबार सिंह साहिब में उनके कमरे में पहुंचा। जगजीत सिंह कमरे में झांक ही रहा था कि भिंडरावाले ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। जगजीत सिंह ने कहा कि आपके दर्शन के लिए। भिंडरावाले ने कहा कि यहाँ से बाहर निकलो, हो गया दर्शन। ये घटना बताती है कि भिंडरावाले अपमान भूलने वाले व्यक्ति नहीं थे। जब वो दमदमी टकसाल के प्रमुख बन गए तो जिस भिंडर गांव से इस टकसाल की शुरुआत हुई थी उसके ही नाम पर अपने नाम में भिंडरावाले शब्द जोड़ दिया। वही भिंडरावाले उनकी पहचान बन गई। भिंडरावाले को दमदमी टकसाल का प्रमुख बने 1 साल भी नहीं हुआ था कि 1978 में बैसाखी के दिन पंजाब में एक हिंसा भड़क उठी। उस दिन संत निरंकारी नाम के एक सिख संप्रदाय ने अमृतसर की सड़कों पर जुलूस निकाला। संत निरंकारी जीवित गुरु में विश्वास रखता था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की परंपरा में पले बढ़े सिखों के लिए ऐसा सोचना ईश निंदा थी। इसलिए संत निरंकारी के उस जुलूस के खिलाफ दरबार सिंह साहिब में भिंडरावाले ने एक बेहद उत्तेजित करने वाला उग्र भाषण दिया। भिंडरावाले अपने समर्थकों के साथ कृपाण लेकर जुलूस की तरफ बढ़ चले। संत निरंकारी के लोग हथियारों से लैस थे। उन्होंने भी गोलियां चलाईं, जिसमें भिंडरावाले के साथ चल रहे 13 लोगों की हत्या हो गई। इसके बाद संत निरंकारी के प्रमुख गुरबचन सिंह को उनके अनुयायियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी। संत निरंकारी के खिलाफ लोगों के भड़के गुस्से को देखकर उनका केस हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया। भिंडरावाले ने अपने उन 13 लोगों की मौत को सिखों की पहचान और सम्मान से जोड़ दिया। उस समय कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल की कार्ड ढूंढ रही थी। 31 साल के भिंडरावाले में कांग्रेस को एक ऐसा कांटा दिखा जिससे वह शिरोमणि अकाली दल के कांटे को निकाल लेगी, लेकिन वो भूल गई कि वही कांटा एक दिन कांग्रेस के पैरों को भी लहूलुहान कर देगा। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर और खुशवंत सिंह ने अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ पंजाब ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड आफ्टर में कांग्रेस की भूमिका पर लिखा है। नैयर लिखते हैं कि शिरोमणि अकाली दल की सरकार को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को एक संत की जरूरत थी। इसके लिए 2 सिखों का चुनाव हुआ, जिनमें से अंतिम रूप से किसे चुना जाना है ये काम संजय गांधी पर छोड़ दिया गया। संजय को उन दोनों में जो सिख संत सबसे ज्यादा पसंद आया वो भिंडरावाले थे। संजय ने उनका चयन इसलिए किया क्योंकि वह संजय गांधी को दिलेर और साहसी लगे। संत निरंकारी वाले एपिसोड के कुछ समय बाद ही पंजाब में दल खालसा नाम का एक संगठन तैयार हो गया, जो भिंडरावाले की हर मांग का समर्थन कर रहा था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका खर्च एक तरीके से कांग्रेस ने ही उठाया था। अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में
मार्क टली और सतीश जैकब, जिन्होंने बिल्कुल आखिरी दिनों में भिंडरावाले से स्वर्ण मंदिर के भीतर ही बात की थी, इस बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खर्च हुए 600 रुपए का भुगतान ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, जिन्हें 1980 में जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री बनाया था और 1982 में देश का राष्ट्रपति। पहले कांग्रेस ने भिंडरावाले का समर्थन दूर से किया, लेकिन 1980 आते आते भिंडरावाले का रुतबा और प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उन्होंने पंजाब में कांग्रेस से कुछ उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी किया। ऐसा कहा जाता है कि एक जगह तो इंदिरा गांधी के साथ भिंडरावाले ने मंच भी साझा किया था। तब तक कांग्रेस को समझ में नहीं आया था कि भिंडरावाले जल्द ही उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। 1980 में चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस ने पंजाब जीत लिया। इसके बाद गुरबचन सिंह और उनके अनुयायियों को बरी कर दिया गया, लेकिन भिंडरावाले ने इसे भुलाया नहीं था। 24 अप्रैल 1980 को दिल्ली में गुरबचन सिंह की उनके आवास पर ही हत्या कर दी गई। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार का एक लाइसेंस भिंडरावाले के भाई के नाम पर था। पुलिस रिपोर्ट में भिंडरावाले का नाम आया। अब भिंडरावाले ने दरबार साहिब परिसर में ही गुरु नानक निवास में पनाह ले ली। भिंडरावाले ने तब तक वहां से नहीं निकलने का फैसला किया जब तक कि भारत के गृह मंत्री हो चुके जैल सिंह ने संसद में यह घोषणा नहीं कर दी कि निरंकारी प्रमुख की हत्या में भिंडरावाले का कोई हाथ नहीं है। लेकिन भिंडरावाले अब पंजाब में कांग्रेस और उसके मुख्यमंत्री दरबारा सिंह के लिए ही सिरदर्द बन गए। भिंडरावाले जैसे जैसे उग्र होते गए, वैसे वैसे वो सिखों के बीच नायक और कांग्रेस के लिए मुसीबत बनते गए। हद तो तब हो गई जब अपने हथियारबंद समर्थकों और अनुयायियों के साथ जरनैल सिंह भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा जमा लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने वाले मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार ने अपनी किताब ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में विस्तार से लिखा है कि कैसे भिंडरावाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो पंजाब हाथ से निकल सकता था। बीबीसी के मुताबिक उस ऑपरेशन ब्लू स्टार में 87 जवानों के साथ करीब 400 लोग मारे गए थे। सबसे अहम मौत भिंडरावाले की थी, जिसके बाद पंजाब में एक नई कहानी शुरू हुई। उसका पहला बुरा अंजाम इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में सामने आया और दूसरा बुरा अंजाम उस हत्या की प्रतिक्रिया में देश भर में भड़के सिख विरोधी दंगों के रूप में सामने आया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही उन दंगों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसके जवाब में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। वहां से पंजाब में जो आतंक का दौर शुरू हुआ वो चरम पर भी पहुंचा और खात्मे पर भी, लेकिन उस पीड़ा का भूत आज भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ता। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार और इस पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी लेने पर यह था हमारा आज का खास वीडियो। जल्द मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।